नमस्कार सभी को। मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे, राजनीति शास्त्र सिलेबस डिस्कशन, इसकी संपूर्ण रणनीति हम आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। ठीक है, इस संपूर्ण रणनीति के पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे नीलेश सर ने ऑलरेडी जो एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 1 से लेकर के 5वीं यूनिट तक का डिस्कशन है, चाहे एमसीक्यू का हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे डायनेमिक हो, उन्होंने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुके हैं वो। अब जो पेपर सेकंड आता है, पेपर सेकंड में क्या है कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस जैसे और भी कई सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ठीक है, आपके संबंधित विषय है इसमें इसमें आपको अपने संबंधित विषय से क्या है, कुछ 10 यूनिट्स हैं, उनको सबसे अच्छे से पढ़ना होगा, तैयार करना होगा, और उसके लगभग आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको अच्छे से डिलीवर करना होगा। तो हमारी इस कड़ी में क्या है, मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं एक अच्छा शानदार सेशन कहीं ना कहीं लेकर के आने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस का एक छोटा सा ब्रीफ सा डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं कि जो हमारा पहले बात देखो, सिलेबस क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण एक जो सिलेबस का डिस्कशन है वो अगर देखें तो हमें मुख्य रूप से ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको अगर हमने समझ लिया तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो ये एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये किस हद तक कठिन है, किस हद तक सरल है, और किस हद तक इसको क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमने ये समझ लिया कि इसको इसका पैटर्न क्या है तो इसको क्रैक करने का हम सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो पेपर है ना, एग्जाम है, इसकी जो ये अंक योजना है, अल्टीमेटली अंक योजना क्या है इसकी, इसका जो मार्किंग पैटर्न है, मार्किंग का जो प्लान है वो क्या है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसका पेपर फर्स्ट है जो, उसमें आता है आपका सामान्य अध्ययन, जो कि पूरा का पूरा एमपी पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया गया है, एमपी स्पेशल है, जिसमें लगभग आपकी 1 से लेकर के 5वीं यूनिट होगी, और ये 5 यूनिट आपकी पूरी की पूरी एमपी से रिलेटेड डेडिकेटेड होंगी। ठीक है, जो कि आपको लगभग 50 क्वेश्चंस की होंगी, और हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, एक वेटेज रखता है 4 नंबर का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 नंबर का ये पेपर हो जाता है। फर्स्ट पेपर है आपका ओवरऑल 200 नंबर का हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूर्णांक इसका क्या है, 200 नंबर का। दूसरा जो पेपर है आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस दूसरे पेपर का कहीं ना कहीं महत्व उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये संबंधित आपका विषय है और आपने इस पे मास्टरी कर रखी है। आप इसमें मास्टर्ड कहीं ना कहीं कैटेगरी में आते हो, आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ टेक, है ना, ऐसा कुछ कर रखा होगा। तो ये आपका संबंधित विषय है। वो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है ना, ये 1930 पदों वाला है। 1930 पद पे ये एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये आपके पर्टिकुलरली एग्जाम सब्जेक्ट्स के आधार पे ही होने वाला है। आपका जो विशेष विषय है, सब्जेक्ट है, उसके आधार पे ये होने वाला है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत ही वेल रिनोन्ड जॉब है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सम्मान है, और इसको हम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं। इसलिए आसानी से इसको हम एक अपने पढ़ने के तरीके में लेके आएँ, इसको है ना क्वालिफाई करने के तरीके में लेके आएँ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बैकअप प्लान तैयार हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एमपीपीएससी के, बहुत ही डिले हो रहे हैं, बहुत ही रेगुलर तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं। वैकेंसीज कम आ रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रोविजन का मुद्दा क्रिएट हो रखा है, अभी रिजर्वेशन का मुद्दा क्रिएट हो रखा है। तो इस वजह से ये जो बीच में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आया है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, अब मैं इसमें आप लोगों को कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये एग्ज़ाम हमारे लिए संबंधित विषय के मामले में हमें एक एज दिलाएगा, एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। देखो, संबंधित विषय के क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलने वाले, समझ जाओ 600 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, पहला पेपर 200 नंबर का है, दूसरा पेपर आपका 600 नंबर का, टोटल 800 नंबर हो जाते हैं। थर्ड जो फेज होगा इसका वो होगा इंटरव्यू का।
तो इंटरव्यू में आपके 100 नंबर मिलने वाले हैं और 100 नंबर आपके इसमें ऐड होकर के 900 नंबर पे एक मेरिट बनेगी। इस मेरिट के आधार पे आपकी रैंक तय होगी, आपका सिलेक्शन तय होगा, और ये अंतिम क्या है, कड़ी है इसकी। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे जो फर्स्ट पेपर होगा इसके लिए 1 घंटा मिलेगा और सेकंड पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन ये है और 50 क्वेश्चन ये है। अब सीधी सी बात है देखो कि ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला एग्ज़ाम है, जिसको अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया, चीज़ों को कवर कर लिया, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं मार्किंग पैटर्न भी बहुत अच्छा कर रखा है कि आपका संबंधित विषय में 600 नंबर का इसमें है ना वेटेज है। 600 नंबर का वेटेज है। ठीक है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इस पर। ठीक है। अब मैं देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करने वाला हूँ कि ठीक है, अब हम सबसे पहले इस पे क्या करने वाले हैं कि जो सेकंड पेपर है इसका डिस्कशन, इसके सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड पेपर आपका पॉलिटिकल जो साइंस का पेपर, मैं कहीं ना कहीं देखो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से ब्रीफ में डिस्कशन कराने वाला हूँ। उसके अलावा जो भी आगे की क्लासेस होगी वो पॉलिटिकल साइंस की वो मेरे द्वारा ही ली जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बेसिक सी बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस है उसका आप पहले डिस्कशन के थ्रू समझ लो कि सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, या क्या क्या चीज़ें उस पर आपको ध्यान देने योग्य रहेंगी। ठीक है। ठीक है, ये हमारा राजनीति विज्ञान का जो यूनिट फर्स्ट है उसका क्या है, सिलेबस है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में अगर देखें तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं कौटिल्य और शांति पर। अब ये जो थिंकर्स लिखे हुए हैं, ये थिंकर्स हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो है मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपको जो भारतीय विचारक हैं, पश्चिमी विचारक हैं, और चाहे वो विचारधाराएं हैं, है ना, उनसे भी वो रूबरू करवाना चाहता है आपसे। ठीक है, तो आप सीधी सी बात ये देखो कि यहाँ पे प्राचीन भारतीय विचारक, आधुनिक भारतीय विचारक, यूनानी राजनीतिक विचारक, यूरोपीय जो विचार है अलग अलग, चाहे वो मैकियावेली के हो, हॉब्स के हो, लॉक के, रूसो की, हीगल के, मार्क्स के और ग्रीन, बेंथम, जेसमिल और अलग अलग लोगों के। फिर उसके अलावा आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है लेनिन के, माओ के, ग्रामसी के, रॉल्स, नोजिक और सामुदायिकवाद। ये जो चीज़ है, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इसको शॉर्ट में आपको ये बोलूंगा, इसका पूरा क्रक्स ये है कि आप एक तो इंडियन फिलोसोफर पढ़ो, आप वेस्टर्न फिलोसोफर पढ़ो, इंडियन फिलोसोफर के एंशियंट पीरियड के भी पढ़ो यानी प्राचीन काल के भी पढ़ो, और मध्यकाल के भी पढ़ो, और आधुनिक काल के भी पढ़ो। ठीक है, साथ में वेस्टर्न फिलोसोफर में प्राचीन काल के पढ़ो और आधुनिक काल के पढ़ो। ठीक है, तो ये कहने का उनका तात्पर्य है। अब उसमें कुछ उन्होंने नाम मेंशन कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाहर से नहीं पूछ सकते, इसके बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो हम अगले सेशन में पीवाईक्यू में देखेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ से और बाहरी जो चीज़ों से क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपको सामने इसमें लेकर के आएंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में भी देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न मॉडर्न इंडियन थॉट्स एंड ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स, यूरोपियन थॉट्स एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, ये सब इसमें रहेंगे। अगली जो यूनिट है, अगली जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट कहीं ना कहीं अ, हाँ, सेकंड यूनिट कहीं ना कहीं आपकी रिलेटेड है अलग अलग थ्योरीज से, आइडियोलॉजीज से। सेकेंड यूनिट का मेन जो क्रक्स है वो ये है कि ये आइडियोलॉजीज से संबंधित है। आइडियोलॉजीज मतलब विचारधाराएं, जो अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे विचारधाराएं रही हैं, जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग जो थ्योरीज हैं, चाहे वो अलग अलग इश्यूज हों, मेडिवल पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे चर्च स्टेट रिलेशनशिप हो, है ना, चाहे थ्योरी ऑफ टू सॉर्ड्स हो, जिसको हम दो तलवारों का सिद्धांत कहते हैं, और सही कहीं नहीं चर्च और राज संबंध। अब देखो ये जो चीज़ है, ये पहली लाइन में जो लिखी हुई है, इसका मेन मीनिंग ये है कि मेडिवल पीरियड में वेस्टर्न जो यूरोप था
वहाँ पे क्या क्या पॉलिटिकल डायमेंशन में ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसके बारे में ये कहीं ना कहीं हमें क्या है बताता है। तो देखो इसमें क्या था कि मेडिवल पीरियड में चर्च और वहाँ के स्टेट्स के बीच में, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, है ना, उसके पहले चाहे ग्रीक एम्पायर रहा हो, तो इन लोगों का क्या रहा है कि चर्च के साथ साथ कहीं ना कहीं विवाद रहा है, किसको लेकर के, सत्ता को लेकर के। तो इनके बीच में सत्ता को लेकर के विवाद हमेशा से गहराया रहा है। तो उससे क्या क्या पॉलिटिकल ग्रोथ हुई है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्रिएट हुए हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनके बारे में ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें जैसे थॉमस एक्विनास आ जाते हैं, स्पिनोजा आ जाते हैं, और भी कई सारे अलग अलग थिंकर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है व्यवहारवाद का। ये आपको आइडियोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी, और ये उत्तर व्यवहारवाद जिसको हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म एक विचारधारा थी जो एंशियंट और कहीं ना कहीं मेडिवल यूरोपियन पॉलिटिकल डायमेंशन में देखी जाती है। ये इसका भी विकास कहीं ना कहीं ज़्यादातर यूरोपियन देशों में ही हुआ है, अमेरिकन देशों में, यूरोपियन देशों में देखा जाता है इसका। और तीसरी जो विचारधारा है वो है प्रजातंत्र की, स्वतंत्रता की और समानता की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। वहीं अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो व्यक्तिक और सामाजिक न्याय, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस। ये वाला पॉइंट आपको जॉन रॉल्स की थ्योरी में देखने को मिलेगा। लिबर्टी आपको लॉक की थ्योरी में देखने को मिलेगा, इक्वेलिटी आपको मिलेगा देखने को, डेमोक्रेसी मिलेगा। तो ये ग्रीन वगैरह, जेएस मिल वगैरह, है ना, इन लोगों के विचार कहीं ना कहीं इन सभी विचारधाराओं से संबंधित ही रहे हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है लेनिन, माओ और गांधी के ऊपर। लेनिन, द रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ चेंजेस। लेनिन, माओ एंड गांधी, ठीक है। लेनिन, माओ और गांधी की जो कहीं ना कहीं थ्योरीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज है। अब थर्ड यूनिट पे आते हैं हम, ठीक है। ये थर्ड यूनिट है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट की हम बात करें तो थर्ड यूनिट में आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग बेसिक से ये होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप जानते हो कि बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि जब दूसरे देशों की पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरे देशों के संविधान से भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, तो वहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक और एक इस तरीके से हमें ये एक दिशा देता है कि किस देश पे कौन सा सिस्टम बेस्ट है। जैसे कि मैं एक चीज़ बोलूँ तो सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म भारत में भी है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। लेकिन आप देखो सेक्युलरिज्म जो है भारत में, जो धर्मनिरपेक्षता है वो पॉजिटिव टाइप की, सकारात्मक टाइप की, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे निगेटिव टाइप की आपको मिलेगी, नकारात्मक टाइप की मिलेगी। इसका मेन अगर हम कहें कारण ये है कि पश्चिमी देश कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति में, अगर या हमारी सरकार का अगर धर्म के प्रति सकारात्मक अगर रुझान रहा, वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि अगर धर्म के प्रति राजनीति का, सरकार का सकारात्मक रुझान रहा तो सरकारें कहीं ना कहीं वही चर्च वाले, स्टेट वाले एक जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए धर्म को निगेटिव उसमें ही वो लोग देखते हैं, सरकारें देखती हैं। क्योंकि भारत पे धर्म को या धर्मनिरपेक्षता को बहुत ही पॉजिटिव वे में समझा जाता है, और धर्म को निगेट ना करके धर्म को ग्रो कराने पे बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि अगर हमारी सरकारें धर्म को कुछ फंडिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी के साथ सभी को बढ़ावा देंगी। अगर किसी को मंदिर बनाने का मौका दिया तो सभी साथ में मस्जिद बनाने का मौका भी देंगे। किसी को अगर अपना चर्च के लिए ज़मीन दी तो साथ में मंदिरों के लिए ज़मीन भी देगी। तो ये दिखता है कि सरकार धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म के सहयोग में भी, पक्ष में भी नहीं है, लेकिन धर्म अगर ग्रो कर रहा है तो उसके कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष में काम नहीं करेगी। जैसे कि अगर मैं फ्रांस जैसे देशों की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि अगर कोई पब्लिकली कोई मंदिर या कोई कुछ धार्मिक रीति रिवाज करता है तो वो बैन कर दिया जाता है या उसको करने नहीं दिया जाता है। तो ये एक निगेटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर देखने को मिलता है, भारत जैसे देशों में पॉजिटिवली देखने को मिलता है। ये चीज़ें आप ऐसे ही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में देखने को आप लोगों को मिलेंगी। इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं, नेचर्स हैं, स्कोप्स हैं, वो आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, अप्रोचेस पढ़नी पड़ेंगी। अलग अलग उपागम जो हैं, जैसे पारंपरिक एक उपागम होता है, संरचनात्मक उपागम है, प्रकारात्मक उपागम है, व्यवस्था और मार्क्सवादी उपागम है, ये देखना पड़ेगा।
साथ में जो अलग अलग देशों में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इनके बीच में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में उनका अंतर संबंध समझना पड़ेगा, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। साथ में पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो मॉडर्नाइजेशन है, उसको इसमें देखेंगे। और एक एलिटिस्ट थ्योरी है, इस पे भी क्वेश्चंस बने हैं एपी में। तो ये जो एमपीपीएससी का एपी एग्जाम है, उसमें खासतौर पे अभी हाल फिलहाल के जो पिछले साल के एग्जाम हुए ना, उसमें इस पे क्वेश्चंस बने हैं और इस पे भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है इसमें। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल एलीट या एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा इसका आइडिया हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, ठीक है। ठीक है, अब है यूनिट 4। यूनिट 4 है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये यूनिट 4 है, जो कि पूरी की पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और भारतीय संवैधानिक जो अलग अलग आयोग हैं, संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड है ये। और भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं, जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फिर गवर्नेंस का तरीका क्या है, और भारत में अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे वो जैसे जाति की वर्ग के हों या फिर लिंग पिछड़े वर्ग जात है ना, अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे हों, राष्ट्र निर्माण के एकीकरण के मुद्दे हों, समस्या हों, उनका भी इसमें जिक्र किया गया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, भारतीय संविधान के विकास के पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, संवैधानिक विकास से क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतीय संविधान की जो रचना हुई है, फॉर्मुलेशन हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वैचारिक आधार पर प्रस्तावना, प्रियम्बल है उसकी, उसके अलग अलग जो हमारे संविधान के फीचर्स हैं, विशेषता है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बने हैं। अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूँ तो मौलिक अधिकारों से, उसके अलावा अगर देखा जाए तो डीपीएसपी से, और ड्यूटी से उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन डीपीएसपी से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन भी बने हैं, जुडिशियल रिव्यू से उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन बने हैं, और प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अगर इनमें अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल की बात करूं तो थोड़ा सा कम बने हैं, लेकिन पार्लियामेंट से क्वेश्चन बने हैं। वो इस साल ही पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो संभावना हो सकती है पूछने जाने की। इसके अलावा फेडरलिज्म, जिसको हम संघवाद कहते हैं, संघवाद से क्वेश्चन उतने हद तक अभी नहीं आए हैं, लेकिन इस बार हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इस वजह से ये करंट के हिसाब से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ पृथकतावादी आंदोलन, स्वायत्तता की मांगे अलग अलग स्टेट्स में उठती रहती हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका में एक बेलगाम जिले के लिए मुद्दा बना हुआ है। तो बेलगाम जिले का जो एक मुद्दा है, तमिलनाडु में जो भाषा का एक विवाद है, तमिलनाडु और तमिलनाडु में और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का विवाद है। तो इस सेंट्रल स्टेट या स्टेट के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जुडिशरी को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, और हाई कोर्ट से उतने नहीं आते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जुडिशियल रिव्यू के अलावा जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, पीआईएल वगैरह है, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, उनसे भी कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। बाकी जो बड़े बड़े हॉट टॉपिक्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन पे फोकस करो। मेरे हिसाब से अगर कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे अगर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल पढ़ो, फीचर्स पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, डीपीएसपीस पढ़ो, एंड उसके बाद आप पार्लियामेंट पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। संवैधानिक संशोधन पढ़ो, ठीक है। उसके बाद संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली भी पढ़ लो, और हाई कोर्ट की नहीं पढ़ना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर इसमें फोकस करना है, ये हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः बनने की संभावना सर्वाधिक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, मीडिया, पीजेंट्स मूवमेंट्स, इलेक्शन, अभी पीजेंट मूवमेंट्स खत्म हुए हैं, 2-3 फार्म बिल्स आए थे,
तो वो पीजेड मूवमेंट के अंतर्गत ही आ सकता है। इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्टोरल बिहेवियर इलेक्शंस वगैरह, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, और इसमें एक चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, एक ऐड भी कर लेना, आयोग। आयोग में खासतौर पे जैसे अभी एक परिसीमन आयोग का काम चल रहा है हमारे देश में, बताया जा रहा है कि परिसीमन होने वाला है देश में, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग विधानसभाओं का। दूसरा है चुनाव आयोग। तो ये एपी के क्या है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे आयोगों में भी, वो सभी आयोग नहीं पूछता है, लेकिन ये कुछ आयोग है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हमारे देश में फॉर्मुलेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे परिसीमन आयोग टाइम टू टाइम फॉर्मुलेट होता रहता है। अब एक चीज़ समझना, इंडियन पॉलिटी के जो अगर देखा जाए सिलेबस है पूरे एपी में, वो सिर्फ एक यूनिट में समाहित कर रखा है। अब आप देख रहे हो सिर्फ ये 4th यूनिट में इंडियन पॉलिटी समाहित कर रखा है। और इसके लिए बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग लक्ष्मीकांत वगैरह प्रेफर कर लेते हैं, मेरे हिसाब से वही प्रेफर करो। उसके अलावा ज़्यादा है ना, करंट अफेयर पे फोकस कर लो, करंट अफेयर में, करंट में जो न्यूज़ चल रही हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ लो। ठीक है, अब देखा जाए तो पूरी 10 यूनिट में सिर्फ 10 यूनिट में सिर्फ एक 4th यूनिट है, मतलब 4th यूनिट है जिसमें इंडियन पॉलिटी है, बाकी की 9 यूनिट आपकी अदर से है। इसलिए आप सिर्फ इंडियन पॉलिटी पे ध्यान मत दो। एपी में सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं आता है, उसके अलावा और चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी पीछे की 3 यूनिट्स में बता चुका हूँ, है ना, जैसे कि थिंकर्स, आइडियोलॉजीज और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया। अब हम जो 4th यूनिट पे 5th यूनिट पे जाने वाले हैं, वो हमारी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट डायरेक्ट नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए इस पे फोकस करो आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपको अप्रोचेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट हुआ उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते कि कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। आपको पता है वुडरो विल्सन था अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके टाइम से ये शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कहें तो 20वीं सदी में एक शुरुआत हो गई थी। बट कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट से उतनी क्वेश्चन नहीं आती, ये विकास वाला मुद्दा उतना नहीं है, लेकिन इसके उपागम से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें निर्णय निर्माण, पर्यावरणात्मक और व्यवस्था विकास प्रशासन, ये सब संगठन के सिद्धांत, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगठन के नियम, सूत्र, स्टाफ, आदेश की एकता, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, ये सभी के सभी, ये सभी का सभी, ये टॉपिक पूरा का पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बिल्कुल पढ़ना ही है, मैंडेटरी टॉपिक है ये। साथ में केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक संगठन की विभाग प्रारूप वगैरह, ये सब ये भी एडिड है साथ में, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये टॉपिक इसमें माना जा सकता है। प्रमुख कार्यपालक, प्रकार, कार्य एवं भूमिका। ठीक है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें टाइप्स, फंक्शन एंड रोल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला जो यूनिट है वो है यूनिट 6। अब यूनिट 6 में जो है ना, वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में कहते हैं कार्मिक प्रशासन। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध, ये ओवरऑल देखा जाए ना तो ये पूरी यूनिट आपकी ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग जो अधिकारी वर्ग होते हैं हमारे देश में, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनसे रिलेटेड जो अलग अलग उपागम है, अप्रोचेस है, उनकी भर्ती नियम, उनकी सिद्धांत, उनके प्रकार, उनकी भूमिका, उनसे रिलेटेड अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे विस्तृत में सिलेबस दे रखा है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देख ही सकते हो कि जो अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति होती है, प्रतिनियुक्ति होती है, वो कैसे क्या होती है, वो उसके आपको तरीके पढ़ने पड़ेंगे, सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद नौकरशाही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बने हैं, ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन बने हैं, उसके सिद्धांत क्या क्या है, उसके प्रकार क्या क्या, भूमिका क्या है। और जो मैक्स वेवर है, इसके सिद्धांत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं आलोचनात्मक जो सिद्धांत है वो इसमें काफ़ी रिलेटेड है। नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया और भूमिका, संचार, भारत में विकास योजना, प्रशासन और नौकरशाही और विकास की यानी कि चुनौतियां, उदारीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव, वित्तीय प्रशासन और बजट, इससे क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, देखो ब्यूरोक्रेसी का मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेसी लोग कल्याण नहीं कर पा रही तो ब्यूरोक्रेसी फेल मानी जाती है। अगर ब्यूरोक्रेसी को हमें सफल बनाना है तो हमें जरूरी है कि वित्तीय प्रशासन को बहुत ही सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। वित्तीय प्रशासन को बहुत सिस्टमेटिक अगर बना दिया, लेखा परीक्षा की जो व्यवस्था है उसको हमने बहुत ही अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, तो जो है ना ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आए हैं। मैं पीवाईक्यू के आधार पे बोल रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद गुड गवर्नेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस का टॉपिक, ठीक है। साथ में इसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो हो रही है उसकी समस्याएं क्या क्या है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सूचना का अधिकार, आरटीआई, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। ओम्बुड्समैन पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके बाद लोकपाल पे क्वेश्चन आए हैं, लोकायुक्त पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक जो है ना संस्थाओं वाली कैटेगरी के मामले में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लास्ट के ये देखा जाए तो लास्ट का ये वाला टॉपिक है ना, और गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक, और ये टॉपिक, ठीक है, और ये नौकरशाही का एंड कार्मिक प्रशासन भर्ती प्रशिक्षण, ये सब आप थोड़ा सा क्या है इसको ब्रीफली मतलब देख लेना। खासतौर पे मैंने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ये लास्ट के 3-4 टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये पीवाईक्यू के आधार पे कह रहा हूँ, ठीक है। मैक्स वेबर की थ्योरी से भी क्वेश्चन बने हैं, ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस पर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारा हो जाता है यूनिट 7 का। यूनिट 7 में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज है, अप्रोचेस है, स्टैटिक पार्ट है, डायनेमिक कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरीज बताने, जैसे आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, व्यवस्था सिद्धांत क्या है, खेल सिद्धांत क्या है, संचार सिद्धांत क्या है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब इसमें क्या है इन्वॉल्व रहेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पावर का एक इंटरेस्ट होता है, पावर देखो दुनिया भर में इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं किस पे आधारित, नेशनल इंटरेस्ट पे। आपको ही पता है हमारे देश में जो विदेश मंत्री है ना जयशंकर, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट की बातों को प्रमुखता से नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो मंच है उन पे रखते हैं वो। तो उसमें मेन जो कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। और आईआर का पूरा कहीं ना कहीं किस में वेस्टेड होता है, पूरा निर्भर होता है किस पे, तो वो होता है नेशनल इंटरेस्ट पे। अब ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, इसके लिए अलग अलग जो थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसे आदर्शवाद की एक थ्योरी या अप्रोच है, एक यथार्थवाद की थ्योरी अप्रोच है, एक व्यवस्था की अप्रोच है। तो ये थ्योरीज आपको समझनी पड़ेगी और यही आईआर को निर्धारित करती है। इसको हम कहीं ना कहीं इसके पीवाईक्यूज देखेंगे, अगर आपको लगेगा तो हम इसके आगे डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं अब शक्ति हित के लिए और विचारधारा पे उतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट राष्ट्रीय हित पे क्वेश्चन बने हैं, नेशनल इंटरेस्ट जिसको क्या मैंने बोला है अभी, नेशनल इंटरेस्ट पे, इस पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शस्त्र और युद्ध क्वेश्चन बने हैं इसमें, जाति संघर्ष, युद्ध संघर्षों की प्रकृति, कारण, प्रकार, पारस्परिक, नाभिकीय, जैव रासायनिक युद्ध, इस पे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। शस्त्र नियंत्रण पे भी क्वेश्चन बना है, निशस्त्रीकरण, विवादों, शांतिपूर्ण समाधान, कूटनीति। ये टॉपिक क्या है कि देखा जाए तो करंट के हिसाब से थोड़ा सा क्या है न्यूज़ में बने रहते हैं, कोई ना कोई, जैसे वॉर चल रहा है अभी, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो शस्त्र नियंत्रण की बातें उठती रहती हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह भी न्यूज़ में रहती हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है इस मामले में, ये टॉपिक थोड़ा सा बने रहती है न्यूज़। तो हो या ना हो करंट के हिसाब से थोड़ा सा देख लो इसको। इसके अलावा शीत युद्ध, कोल्ड वॉर से क्वेश्चन बन जाते हैं, अमेरिका और रशिया के बीच में, सोवियत के बीच में जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, उसमें कैसे कैसे अलाइज थे उनके उनके कैसे भारत वहाँ पे गुट निरपेक्षता की नीति कैसे अपना रहा था, शीत युद्ध का फिर अंत कैसे हुआ, फिर कैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया था। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी, दुनिया के हर एक देश की एक दूसरे देश के साथ इंटरडिपेंडेंसी। तो वो इंटरडिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होगी, ग्लोबलाइज कैसे होगी दुनिया, वो सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक काम का है, ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानून, नेशनल लेवल के जो लॉज हैं, राज्यों के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, हस्तक्षेप है, संधि विधि है, युद्धों पर रोक और उन्मूलन समाप्ति। इंटरनेशनल लेवल के कई सारे लॉज हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको पता हो यूएन के चार्टर्स, कई सारे यूएन चार्टर्स हैं, कई सारे ऐसे ट्रीटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट को लेकर कई सारी ट्रीटीज़ हैं जो, और वॉर को लेकर के, पीस को लेकर के कई सारी ट्रीटीज़ हैं जो क्या करती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो युद्ध हो रहे हैं उनकी समाप्ति पे बात करती हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करंट के बेसिस पे ही देखनी पड़ेगी। और और इसके अलावा जैसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, ये कैसे कहाँ से पढ़ें, तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू देखो कि नेचर क्या रहा है यहाँ पे, कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका, मैं तो कह रहा हूँ सभी में क्वेश्चन के पूछने का नेचर क्या रहा है, इन सभी टॉपिक्स में क्वेश्चन के पूछने का नेचर क्या रहा है, वो कितनी गहराई में गया है। अगर मान लो वो कोल्ड वॉर पूछ रहा है तो कोल्ड वॉर में वो कोरियन वॉर के अंदर भी जा रहा है क्या, वियतनाम वॉर के अंदर भी जा रहा है क्या, या फिर वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछ रहा है कोल्ड वॉर कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो आप समझ गए कि फैक्चुअल है कि नहीं है, गहराई में जाना है। अगर गहराई में जाना है तो फिर आप
उसके हिसाब से फिर तैयारी करना शुरू कर दूँ। अब ये पूरी जानकारी कहीं ना कहीं कौन देगा, ये PYQs देंगे। तो हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो PYQ पे ही होने वाली है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से 1-2 साल पिछले जो कुछ सालों में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो कितनी गहराई से आए हैं और कितना क्या उनका एक पैटर्न रहा है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। यूनिट वाइज है तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी उससे मिल जाएगी कि इस यूनिट से ये वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन कितनी गहराई से पूछा गया है, हमें उसमें कितना क्या पढ़ना है, वो आपका तैयार हो जाएगा। आपको एक अंदर से मालूम हो जाएगा कि हमारा जो लेवल है और हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होना चाहिए और लेवल हमारा अभी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगली जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8। ठीक है, अब यूनिट नंबर 8 में आता है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत की फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, भारत की विदेश नीति का इसमें वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग। ठीक है, और विश्व राजनीति, विश्व व्यापार संगठन, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता। ये टॉपिक है भारत के पर्सपेक्टिव से, उतना तो नहीं है लेकिन आपको इसको भी कहीं ना कहीं कोशिश करना है कि भारत के पर्सपेक्टिव से आप समझो कि भारत यहाँ पे क्या करता है, WTO में भारत की भूमिका क्या है, उपनिवेशवाद के मुद्दे पे भारत क्या क्या करता है। क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट लग जरूर रही है इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल इंटरनेशनल का कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भारत के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें को क्या है पूछा गया है। जैसे ये क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय संगठन में एक क्वेश्चन आया था आसियान से। आसियान में उन्होंने मेंबर्स पूछ लिए थे कि आसियान में ये 4 विकल्प दिए ABCD करके, कि ये उन्होंने ऑप्शन दे दिए 4-4 देशों के। ऐसे वैसे तो देखा जाए तो 10 देश है इसमें, आसियान में 10 देश हैं, तो उन्होंने 4-4 देशों के ग्रुप दे दिए थे कि इनमें से कौन से देश जो है आसियान का, इनमें से कौन से देश आसियान के मेंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का नेचर रहता है। और इसके अलावा जैसे आसियान के साथ भारत की कोई ट्रेड डील हुई है, भारत के साथ कोई भी समझौता हुआ है, ओपेक है ना, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। OAS जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये अमेरिकन या अमेरिकाज जो है, अमेरिकाज जो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, उसमें जो कुछ कुछ देश हैं जिन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है और उसका एक संगठन है ये। और G20 तो आपको पता ही है, और G20 में भारत की क्या भूमिका रही है वो सब इसमें शामिल हो जाता है। अब इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, अब एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप कुछ देखो या ना देखो लेकिन संयुक्त राष्ट्र को बहुत गहराई से पढ़ के जाओ। संयुक्त राष्ट्र, इससे क्वेश्चन आए हैं, बहुत हद तक आए हैं। इसमें मैंने बताया ना कि इसमें सार्क, आसियान और G20 वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सार्क, आसियान, आसियान का तो एक क्वेश्चन भी बता दिया, G20 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र में कौन सा देश कैसे सदस्य बनता है, संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जैसे संयुक्त राष्ट्र की एक सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली कैसी है, शांति विकास के लिए वो क्या क्या करता है। चार्टर से क्वेश्चन आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और मुख्य रूप से उसकी महासभा जो जनरल असेंबली, उससे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इश्यूज है, उसमें भारत की भूमिका क्या है, भारत कहाँ लाई करता है, पड़ोसी देशों से भारत की क्या रिलेशन है, युद्ध पे भारत क्या भूमिका निभाता है, युद्ध के मामलों में सुरक्षा संबंधी सरोकार क्या है, मध्यस्थ की भूमिका क्या निभाता है भारत। ठीक है, और विदेश नीति की क्या क्या भारत की नीतियां हैं। जैसे आपने पढ़ी होंगी कि नेहरू के ज़माने में गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इंदिरा गांधी के समय में भी एक एग्रेसिव नीति अपनाई है भारत ने यथार्थवाद के आधार पे, है ना। इसको रियलिज्म या रियलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी के समय थी, क्योंकि उन्होंने पोखरण परमाणु बम का परीक्षण भी करवाया था और बांग्लादेश को कहीं कहीं स्वतंत्र देश बनाया था। तो उसको रियलिस्टिक यानी कि एक यथार्थवाद की विचारधारा के आधार पे हम कह सकते हैं उनकी नीति थी। शक्ति संतुलन, शक्ति सिद्धांत के आधार पे वो काम करती थी। ठीक है, इसके अलावा फिर समय के साथ अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह के टाइम पे थोड़ा पीसफुल माहौल था, फिर मोदी जी के टाइम पे फिर से वापस से अगर देखा जाए थोड़ा सा एक एग्रेसिव, उतना तो नहीं है लेकिन मॉडरेट एग्रेसिव पॉलिसी भारत की अभी देखी जा रही है, जिसमें भारत एक सॉफ्ट पावर के साथ साथ एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर या सुपर पावर की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इसके अलावा है ना ये चीज़ें हो जाती हैं, आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है 9th यूनिट। ठीक है, 9th यूनिट में आपका जो है ना वो अब आ जाता है MP। ये है MP की यूनिट।
और वही चीज़, सेम चीज़ 10वीं यूनिट में भी आपको एमपी मिलेगा देखने को। और एमपी की इसमें शुरुआत में पहले उन्होंने बोला है कि राज्यों का पुनर्गठन, भारत में जो अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन हुआ है ना, और उसमें खास तौर पे एमपी के पुनर्गठन में क्या क्या रूपरेखा रही है, क्या क्या आधार रहे हैं, वो सब इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में कैसे हुआ, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या निर्णायक तत्व रहे हैं, ठीक है, ये रहेगा इसमें काम का। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे क्या रहेगा, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का संगठन कार्य, उसकी भूमिका। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टेट लेवल पे जो अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग राज्यपाल हैं, अलग अलग जो हमारी विधानसभाएं हैं, 17, 16वीं है, 15वीं है, 14वीं है, कौन सी भी है, उसमें कौन से उपाध्यक्ष रहे हैं, कौन से अध्यक्ष रहे हैं, कौन सा प्रोटेम स्पीकर रहा है, कौन से उपाध्यक्ष, है ना। तो इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पे करंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश की चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले एपी का क्वेश्चन है ना। एक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से कौन से सांसद चुने गए हैं, इस क्षेत्र से कौन से विधायक चुने गए हैं, मान लीजिए। तो ऐसे मामले में आपको क्या है कि थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे मध्य प्रदेश में राज्यपाल, मतलब स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन कैसे कैसे नियुक्तियां हो रही हैं। विधानसभा के मामले में वही आ जाता है, फिर वहाँ पे विधानसभा की देखो स्टैटिक चीज़ें, आर्टिकल्स वगैरह ये सब तो पढ़ना ही है। उसके अलावा जो करंट में अभी विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है ना, उसमें सचिव कौन है, ये भी पढ़ना है आपको, उसकी भूमिका क्या है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट का सिस्टम, जुडिशरी आ जाता है, उसका संगठन क्या है, उसकी क्षेत्राधिकार, उसके ज्यूरिडिक्शन क्या है, उसकी भूमिका क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन एंड रोल, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो पार्टी सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश में जो पार्टी सिस्टम है, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी हैं आपको पता है, तो पार्टी सिस्टम उसका पूछ रहा है। और मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, उन इलेक्टोरल पॉलिसीज क्या है मध्य प्रदेश की, और वोटिंग का तरीका क्या है, कैसे क्या, मतलब वोटिंग का एक बिहेवियर है, एक मतदान व्यवहार है, वो कैसे क्या है यहाँ पे, तो वो इस हिसाब से क्या है थोड़ा सा हमारे काम का हो सकता है। बट देखा जाए तो दलीय राजनीति, दलीय व्यवस्था और दलीय राजनीतिक दल से क्वेश्चन उतने नहीं बने हैं, नहीं बनते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या पूछ लेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार किसकी बनी है वो पूछ लेंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं मुख्य रूप से किससे क्वेश्चन बने हैं। शुरुआत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के निर्माण से क्वेश्चन बने हैं, पुनर्गठन से क्वेश्चन बने हैं, और राज्यपाल से भी पूरा राज्यपाल पढ़ने पड़े, विधानसभा पढ़ना पड़ेगा, उच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा पूरा। और उसका चाहे स्टैटिक का पार्ट हो चाहे करंट का पार्ट हो, करंट इन द सेंस कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश, हमारे राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से भी नंबर के हैं, उनका है ना कार्यकाल कितने तक का है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है 10वीं यूनिट, ठीक है। 10वीं यूनिट है, देखो 10वीं यूनिट भी रिलेटेड है एमपी के एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। ये यूनिट भी पूरी की पूरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश का इसमें पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर रखा है। मध्य प्रदेश का जो सेक्रेटेरिएट है, मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी है, जो अदर सचिव है ना, कमिश्नर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिलाधीश है जिसको हम डीएम कहते हैं, उसकी क्या क्या भूमिका रहती है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, संगठन है, शक्तियाँ, इसमें आ जाता है पंचायती राज, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्टैटिक भी पूछ सकता है, और करंट के हिसाब से मध्य प्रदेश में क्या क्या चल रहा है, पंचायत, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है, जिला पंचायत की संख्या क्या है, कौन कौन सी उनकी समितियां बनती हैं, उन समितियों के अध्यक्ष कौन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये हर एक स्टेट के हिसाब से क्या है बदलता रहता है, वेरी करता है। फिर शहरी अगर देखा जाए तो शहरी निकाय जो जिनको हम बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज, इसमें उनके संगठन, उनकी शक्तियां, उनकी स्थानीय स्वशासन, उनके वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता का महत्व इसमें आ जाता है। जैसे अगर हम देखें तो जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं मध्य प्रदेश में, और उनकी पावर्स ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन, फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, उनका हम देखें पावर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर देखा जाए ना ओवरऑल तो इस
पूरी की पूरी जो दो टॉपिक हमने पढ़े, ये आपका दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, और ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में विलेज लेवल और टाउन लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है ना, या वो गवर्नमेंट है वो क्या है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने फोर्थ यूनिट थी उसमें इंडियन लेवल का उन्होंने पूछ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी का जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब ये 10th यूनिट में बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या कैसे फंक्शन करता है अलग अलग। 9th यूनिट में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, विधानसभा, राज्यपाल, मंत्री परिषद, न्यायपालिका, ये पूछ लिया। 10th यूनिट में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया, पंचायती राज भी पूछ लिया। तो पूरा का पूरा उन्होंने, यानी कि जो हमारे देश में 3 टियर का गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का, वो उन्होंने कवर कर लिया। तो इसीलिए इस लिहाज से देखा जाए तो उनका मंशा ये है कि आप सब कुछ पढ़ो, एवरीथिंग टाइप का, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ। अब यही एक मुद्दा है कि गहराई कितनी पकड़नी है। तो उसके लिए मैं फिर से बोलूँगा, इसका सॉल्यूशन किसी की बातों में नहीं है, किसी के किसी भी तरीके के वादों में नहीं है। इसका सॉल्यूशन है PYQs देखने में। आप खुद ही पेपर देखो, MPPSC में आए हुए पेपर देखो, वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या आए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चन की गहराई कितनी रही है। फिर उसके आधार पर तय करो कि मुझे ये टॉपिक या कोई भी यूनिट का कोई सा भी टॉपिक कितना गहराई में पढ़ना है, फिर आपका ये तय हो जाएगा। इसके अलावा देखो, इसमें अगर हम टॉपिक पे आए तो राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश में क्या हो, जनजातियों वाला टॉपिक इसमें डाल दिया इन्होंने, इससे पिछड़े वर्ग का मुद्दा डाल दिया, इससे वंचित वर्ग का मुद्दा डाल दिया, फिर नक्सली समस्या का मुद्दा डाल दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी, महिलाओं की अलग अलग जो योगदान है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो उन्होंने डाल दिया। अब जैसे मध्य प्रदेश में राजनीति महिलाओं का योगदान, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं सांसद हैं, मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं सांसद, वर्तमान में जैसे 6 महिलाएं सांसद हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं, MLA हैं, तो कितनी महिला विधायक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी महिला इस आयोग की अध्यक्ष है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति, ठीक है। अब इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता कि इसमें क्या आ सकते हैं। इसमें अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि विकास की राजनीति में या तो करंट अफेयर के जो अलग अलग पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, योजनाएं हो सकती हैं, स्कीम्स, क्योंकि विकास की राजनीति मतलब कहीं ना कहीं विकास के लिए जो अलग अलग योजनाएं आ रही हैं पॉलिटिकल वे में, या उनका अलग अलग तरीके से जो योगदान है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो वो यहाँ पे बन सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये डिफाइंड है, आपको पता है कि इसमें पढ़ना क्या है। आप बस PYQ देख के, हमारे सेशन PYQ सेशन को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कितना पढ़ना है। अगर कोई भी हेल्प लगती है तो हम इस पर पूरा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और इसी के आधार पे मैं आपके लिए एक बेहतरीन एक चीज़ लेके आया हूँ, जो है इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, ठीक है। ये क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको अभी जस्ट क्या करवाया है, सिलेबस बताया है। आपको पता है जब भी कोई भी एग्जाम होता है ना, उसको क्रैक करने के लिए बेसिक चीज होती है, आप क्या पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। दूसरी चीज होती है आप उसके PYQ देखो। तीसरी चीज होती है आप नोट्स बनाओ, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। आपने जस्ट अभी सिलेबस खत्म किया है, अब आप दूसरा काम है आपका PYQ देखना, वो भी मैं कराऊंगा अगले सेशन में, वो मैं PYQ कराने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा काम होगा नोट्स, वो आप खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसका भी मैं तरीका अगले सेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्या होंगी, अगर आप कर लेते हो तो आपकी एक इफेक्टिव स्टडी की स्ट्रेटजी बन जाएगी। करना कुछ नहीं पड़ता है, फिर उसके बाद इसी चीज़ को रिपीट करना होता है। आपने नोट्स बना लिए, रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, फिर से PYQ लगाओ, फिर से टेस्ट लगाओ, फिर से सिलेबस देखो मल्टीपल टाइम। फिर से अगर ये हो गया तो फिर से वापस से इस पे चलो, सिलेबस देखो, PYQ लगाओ, फिर मॉक लगाओ, जरूर टाइम पड़े तो मॉक भी लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, यूनिट वाइज लगाओ, FLTs लगाओ। ये तरीका होना चाहिए। तो ये हमने अभी जस्ट ख़त्म किया है। अब हमारा दूसरा जो सेशन होगा ना, अगली क्लास होगी, वो इस पे होगी। मुख्य रूप से मैं AP के आपके अलग अलग जो एग्जाम्स हुए हैं ना मध्य प्रदेश में, उनमें आए हुए क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, उसमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एडवाइस के रूप में दूंगा कि आप नेट के, MPPSC सेट के और अदर स्टेट के, अगर टाइम मिलता है, TGT PGT वगैरह के जो अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है ना, वो भी लगाइए। इससे आपकी कहीं ना कहीं तैयारी और शार्प होगी। अब अगला पॉइंट है बुक्स नोट्स बनाना, ठीक है। तो आपको पता है कि बुक्स नोट्स जो है ना बनाने कितने मैटर करते हैं। अब एक बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, या फिर एक कहीं ना कहीं मेरी बात है जो एडवाइस के रूप में भी ले सकते हो। देखो, आपने MA कर रखा है,
इस सब्जेक्ट से, जो भी आपको पॉलिटिकल साइंस या कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपने एमए कर रखा होगा, या फिर आपने एमएससी कर रखा होगा, या एमटेक कर रखा होगा, आपने मास्टर्स कर रखा होगा, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज तो उस सब्जेक्ट का होगा गहराई से। अब रही बात आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी, आपको लग रहा है कि अगर 1-2 महीने में आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल वेल गुड है, आप जाओ बना सकते हो, लेकिन अभी आप टाइम नहीं है आपके पास, तो आप कुछ गाइड को प्रेफर कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी गाइड्स हैं, उसमें जो है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी, वो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के कंटेंट जो है ना आपको प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप हमें बिल्कुल इन्फॉर्म करिए, हमारा नंबर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हमारी अगली स्लाइड्स में भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा नंबर, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में आपका जो टाइम खपेगा उसको बचा लेगा। ये गाइड्स बुक्स हैं जो हमारे कोचिंग के पीडीएफ नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, वो आपका वैल्यूएबल टाइम बचा लेंगे, और आप अल्टीमेटली क्वेश्चंस को लगा पाओगे। देखो, एग्ज़ाम का पूरा मकसद ये होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करके एलिमिनेट करें, और एलिमिनेशन के लिए होता है सबसे खतरनाक चीज़ वो होती है, एलिमिनेट होने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है आपका डर। और डर पे अगर जीत पानी है ना, तो वो आप होते हैं क्वेश्चन, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खुद पीवाईक्यू होते हैं, दूसरे होते हैं एमसीक्यू जो अदर कोचिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, जो हम भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, और तीसरी चीज़ होती है आपके मॉक टेस्ट जो एफएलटी लेवल के होते हैं। ये टॉपिक वाइज आपको लगाने हैं सभी, लेकिन आपको फिर एफएलटीज भी लगानी है। ये जैसे ही आपका डर खत्म हुआ ना, एलिमिनेशन की जो एक प्रक्रिया है ना वो आपसे दूर हो जाएगी, एलिमिनेट नहीं हो पाओगे आप। फिर आपको कुछ चीज़ें खास तौर पे करनी है। देखो, एग्जाम में एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, पीवाईक्यू देख करके एग्जाम में क्वेश्चन, पता है फैक्ट्स पे बहुत बने क्वेश्चन, और फैक्ट्स रटने की जो है ना वो अच्छी प्रक्रिया है कि आप उनके कुछ संक्षिप्त पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट बेस्ड, आप टू द पॉइंट बेस्ड आप क्या बना लो, नोट्स बना लो। एक पेज में बुक्स ही बुक्स लिख ली थिंकर्स की, एक पेज में उनके कोटेशन लिख दिए, क्योंकि कोटेशन से क्वेश्चन आए हैं कि महात्मा गांधी ने ये क्या कहा, ये कथन किसका था, ये बुक किसकी थी, है ना, ये थिंकर की बुक क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रहे हैं। तो डायग्राम बेसिस पे, नोट्स चार्ट बेसिस पे आप जैसे भी नोट्स बनाना चाहो तो बना लो। अल्टीमेटली लर्निंग और रिवीजन ही आपका सक्सेस का की रहेगा, ठीक है। और लर्निंग रिवीजन को आप कभी भी इग्नोर मत करना, वरना ये एलिमिनेट कर देगा आपको एग्जाम से, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है, ठीक है। क्या? देखो, हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उस पर 2 पेपर थे। एपी के, मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें 2 पेपर थे। एक पेपर फर्स्ट था और दूसरा पेपर था आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, तो जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, उस पर तो आपने मास्टरी कर रखी है। जो पहला पेपर है वो है एमपी का। अब चाहे वो मध्य प्रदेश का एस्पिरेंट हो या फिर वो अदर स्टेट का एस्पिरेंट हो, उनके पास एमपी को लेकर के उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मध्य प्रदेश का एक जो पीएससी का एग्जाम है सिविल सर्विस का, अगर वो दे रखा है तो उसके पास एक्सपर्टीज है उसकी, वो जानता है, वो 5 यूनिट के बारे में आपने भी सिलेबस देख लिया होगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, है ना, कंप्यूटर वगैरह ही उसमें, ठीक है। तो सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट है वो तो आसानी से कवर कर लेगा। उसके अलावा जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा, वो फ्री की एडवाइस ये है वो, कि ओवरऑल जो 10 यूनिट्स हैं, ओवरऑल सॉरी, दोनों पेपर हैं, आपको पता है एमपीपीएससी के जो एपी का एग्जाम अभी होने वाला है 1 जून को, है ना, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। एपी का एग्जाम जो 1 जून को होने वाला है, उस एग्जाम में आपको 2 पेपर रहने वाले हैं, 2 पेपर। इस 2 पेपर में पहला पेपर आपका होने वाला है एमपी बेसिस पे, और दूसरा पेपर होने वाला है आपके सब्जेक्ट बेसिस पे। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे पॉलिटी को लेकर के थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो एमपी है उसमें टोटल कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स, और इस सब्जेक्ट्स में आपकी 10 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है जब पेपर जो फर्स्ट है एमपी का उसमें 5 यूनिट्स है, और पेपर जो 2 है उसमें 10 यूनिट्स है, ओवरऑल कितनी यूनिट्स हो जाती है? 15 यूनिट। तो पूरे पेपर में 15 यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? तो 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 50 इससे और 150 इससे। अब आप देखो, जो 8 यूनिट है, जो 8 यूनिट है वो देखो, वो थिंकर्स वाली हैं, आइडियोलॉजी वाली है, इंडियन पॉलिटी वाली, आईआर वाली है, भारत की फॉरेन पॉलिसी वाली है। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पॉलिटी
या कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी है, आईआर है, वो सब कवर कर रहा है, थिंकर्स, आइडियोलॉजीज कवर कर रहा है। लेकिन बाकी की बची हुई 7 यूनिट्स वो सिर्फ एमपी की है, सिर्फ और सिर्फ एमपी की। चाहे एमपी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ट्राइब्स हो गई हैं, ये करंट अफेयर्स हो गया है, स्पोर्ट्स हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, ठीक है। मतलब एमपी इन्वॉल्व है इसमें, एमपी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एमपी इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो देखो, पहले पेपर तो पूरा एमपी का ही है, पहला पेपर। सेकंड पेपर में आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि 9वीं और 10वीं यूनिट और 10वीं यूनिट ये भी एमपी की है, तो 5 ये और 9वीं 10वीं यूनिट यानी 7 यूनिट जो है ना, किसकी है, एमपी की है। और एम अगर ओवरऑल लेके चलें तो पहले पेपर से 50 क्वेश्चन, अगर मान के चलूँ मैं हर यूनिट से अगर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सेकंड पेपर अगर देखें, सेकंड पेपर में अगर देखा जाए तो अगर 150 क्वेश्चन आने हैं तो 10 यूनिट है, तो अगर आप खुद ही दिमाग लगा लो कि हर यूनिट में अगर एवरेज देखा तो 15 क्वेश्चन का बन रहा है। हर यूनिट से 15 क्वेश्चन का एक एवरेज बन रहा है कि अगर 150 क्वेश्चन है, 10 यूनिट्स हैं, तो 15 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। तो मैंने वही दिमाग लगाया कि क्यों ना 9वीं यूनिट से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, 10वीं यूनिट से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए हैं और 50 क्वेश्चन ये पेपर फर्स्ट से, तो यानी कि ओवरऑल 80 क्वेश्चन आपके सिर्फ एमपी से हैं। अब बताओ, ये जो टॉपिक है ना, बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा एक बहुत ही अच्छा एडवाइस ये है कि 320 मार्क्स के लिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर मत करो। इस 320 मार्क्स के लिए आपको कहीं ना कहीं, है ना, बहुत अच्छे से एक सिर्फ एक टॉपिक यानी एमपी वाले पक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और 320 मार्क्स आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। अब एक एक बेसिक सा अंदाजा लगा के बोलूँ तो 200 नंबर का, अगर जो 200 क्वेश्चन का अगर आपका एग्जाम होने वाला है ना, उस वो 800 नंबर का है, ठीक है। उस 800 में से आपको मिनिमम, है ना, 200 में से लगभग आपको 165 या 170, 165 170 अगर देखा जाए तो 680 नंबर लाने आवश्यक हैं। 17 चौका 68, है ना, 680 नंबर आपको लाने ही चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वरना आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 200 में से आपको मिनिमम 680 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे, है ना। 200 सॉरी 800 में से 680 नंबर आपको चाहिए चाहिए पड़ेंगे, यानी कि आप एक अंदाजा लगा के देख लो कि 200 में से आपको 170 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही करने हैं। और ऐसे में अगर आप ये 80 क्वेश्चन को इग्नोर कर दोगे तो फिर कैसे ही 200 में से 170 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओगे, सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एमपी को आप लेके चलो, क्योंकि 7 यूनिट अकेले एमपी की हैं। और यहाँ पे एमपीपीएससी से सिविल सर्विस का जो बंदा होगा, एस्पिरेंट होगा ना, एमपी के जितने भी हैं, एमपी के लोकल के लोग, वो इस मामले में बहुत आगे हैं। जो अदर स्टेट्स के हैं ना, उनको बहुत ध्यान देना चाहिए इस वाली यूनिट्स पे, है ना। अगर नहीं देंगे ध्यान तो फिर एपी भूल जाइए आप, फिर इस हिसाब से एपी नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम मध्य प्रदेश नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा वो, ठीक है। तो 320 मार्क्स आप इसको महत्व दीजिए और इसको आप समझ लीजिए कि ये जरूरी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, हम आपकी मदद करने वाले हैं और मदद करने वाले हैं इसके थ्रू, फ्री क्लासेस के थ्रू। हम एक आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं जिसमें हम आपको क्या करेंगे, जो पेपर फर्स्ट है उसका ऑलरेडी नीलेश सर आपको एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं भी आपको पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का खास तौर पे एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। एमपी का, सॉरी पेपर 2 का 1 से लेकर के 10वीं यूनिट तक का एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, लेकिन खास तौर पे 9th और 10th यूनिट के लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट जो मास्टर क्लास होगी ना, इसमें आपका डिटेल में थियोरेटिकल जो 9वीं 10वीं यूनिट हमने पढ़ा ना, कि प्रशासन मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सिस्टम, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का डायनेमिक स्टैटिक, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। पंचायती राज से लेकर के आपका स्टेट से लेकर के जो अलग अलग विभाग, अलग अलग जो संरचनाएं हैं, विधानसभा, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उसके अलावा न्यायपालिका, उसके अलावा मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यवहार, मतदान, है ना, चुनाव की व्यवस्थाएं, राजनीतिक जो विकास है। उसके बाद जो 10वीं यूनिट में हमारा सचिव का या सचिवालय का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवस्था है, उसके बाद जो पंचायती राज का, वो इसमें कवर हो जाएगा इस मास्टर क्लास में। और ये मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे कुछ दिनों बाद मिलने वाली है, आप बिल्कुल ट्यून्ड रहिए, है ना। बिल्कुल जल्दी ही आने वाली है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसके बाद, इस डिस्कशन के बाद, इस सिलेबस डिस्कशन के बाद अगली क्लास हमारी पीवाईक्यू पे होगी। एक बार हमने पीवाईक्यू समझ लिया, आपको अंदाजा लग जाएगा आपको कितना पढ़ना है, आपको कितनी गहराई में जाना है।
उसके बाद आप जब ये मास्टर क्लास करोगे तो आपको खुद पता होगा कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहेगा। अगर आपको लगता है कि बाकी की बची हुई 1 से 8वीं यूनिट जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसकी वो करना है, तो आप मुझे, है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा नंबर है, चाहे तो इस पे कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्लीट कोर्स ये इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स हमारा 1494 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स कोर्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज, लिमिटेड एमसीक्यूज, सब कुछ, है ना, वन शॉट इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कहीं ये इसके लिए ये सेशन ले रहे हैं, इसके लिए ये सेशन ले रहे हैं, ये सब कुछ आपको इसमें कंपाइल करके दिया जाएगा। ये ऐप में हमारा मिल जाएगा, साथ में घर बैठे आपको नोट्स वगैरह भी प्रिंटेड प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अगर आपको पूरा कंटेंट नहीं लेना है, सिर्फ पेपर 1 का लेना है नोट्स, तो वो आपको 494 में आपको ये भी मिल जाएगा। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर का चाहिए हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हो, वो दोनों का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो एक और हम लेके आए हैं वो एक बहुत ही शानदार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना पेपर फर्स्ट भी कवर कर रखा है, पेपर सेकंड भी कवर कर रखा है, अब उनको क्या टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, उनका उनका कहीं ना कहीं तैयार है ऑलरेडी, या उन्होंने कंटेंट कहीं से और से परचेज कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, कंटेंट कहीं और से परचेज कर लिया है, लेकिन एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की कहीं ना कहीं हम देखें तो एग्जाम ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, पेपर 2 का कंटेंट, ठीक है। साथ में कुछ कुछ टेस्ट पेपर 1 के भी रहेंगे, जरूर ये पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है, लेकिन एफएलटीज इसमें होंगी तो पेपर 1 का भी रहेगा। तो ये हर एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगी, इतिहास की भी है, भूगोल ज्योग्राफी की भी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की है, प्राणी शास्त्र जूलॉजी की भी है, वाणिज्य कॉमर्स की भी है, राजनीति शास्त्र जो मेरा सब्जेक्ट है इसकी भी आपको इस पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप इसको खरीदिएगा। समाजशास्त्र की मिल जाएगी, वनस्पति शास्त्र की मिल जाएगी, केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र की, हिंदी की मिल जाएगी आपको। ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे आपको 499 में, ठीक है, 499 रुपये में आपको ये टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें आपको 20 टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 5 एफएलटीज आपको मिलने वाली हैं, और ये एफएलटी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूड रहेंगे, तो टोटल 25 एफएलटीज होंगे, 25 टेस्ट होंगे ओवरऑल। और ये 25 टेस्ट आपको, अगर अभी एग्जाम नहीं भी है, जून में एग्जाम है, लेकिन अभी आप ये 25 टेस्ट लगा के देख लो, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप फिर कहीं ना कहीं इस टेस्ट पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी अभी तैयारी नहीं है, 25 टेस्ट दे के आप लेके आपने देखा, लगाया इनको, क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो मेरे हिसाब से कोर्स लेके, बुक्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, खुद से ही कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो ये टेस्ट आप खुद को इवेल्युएट करने के लिए परचेज कीजिए, जितनी जल्दी हो सके परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे, वरना फिर जब 1-2 सप्ताह बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर इनकेस आपके नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से शुरुआत से बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो इसलिए अभी खरीद करके आप इसको, है ना, इसका बेनिफिट लीजिए। तो ये हमारा क्या था, डिस्कशन था सिलेबस का ओवरऑल, है ना। इच्छा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मेरी यही आशा है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उससे जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए, और इस जो भी हमारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट रहिए, तो हम आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें आपसे आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। मैं दिनेश उपाध्याय आपको थैंक यू बोलता हूँ, एंड जय हिंद, साइनिंग ऑफ।